हेलो गाइस, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द सिंप्लीफाइड हिंदी में। मैं डॉक्टर नवनीता भाटिया आज समास का ही अगला भेद लेकर आप लोगों के सामने आई हूँ। इससे पहले हमने अव्ययी भाव समास पढ़ा, समास की परिभाषा पढ़ी, फिर अव्ययी भाव समास पढ़ा, फिर तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास के जो दोनों भेद थे कर्मधारय समास और द्विगु समास, उनके बारे में जाना, उनकी पहचान देखी कि कैसे उनकी पहचान होती है, उनका विग्रह कैसे होता है, समास का कैसे पता चलता है, इन सब के बारे में हमने जाना। आज मैं समास का ही तीसरा भेद लेकर आई हूँ, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में ना तो पूर्व पद प्रधान होता है और ना ही उत्तर पद प्रधान होता है, यानी कि ना तो पूर्व पद प्रधान है और ना ही उत्तर पद प्रधान है, बल्कि इसमें समस्त पद, जो पूरा पद है, वो किसी अन्य पद का विशेषण होता है। किसी अन्य पद का विशेषण होता है, क्या इसका अर्थ है? यानी कि इसमें किसी अन्य के बारे में बात की जाती है, किसी अन्य की विशेषता बताई जाती है। ना तो इसको लिया जाता है ना इसको लिया जाता है, बल्कि किसी तीसरे की विशेषता बताई जाती है। किसके द्वारा? इसके द्वारा। और जब हम इसका विग्रह करते हैं तो इसमें कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है, कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, विभक्ति कौन सी लगती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये बहुव्रीहि समास है। समस्त पद हमारे पास है त्रिलोचन। अब इसमें पहला शब्द पद है त्रि, दूसरा है लोचन। त्रि क्या हो गई? तीन। लोचन क्या हो गई? आंखें। अब हमें ये पता है कि तीन नेत्र किसके हैं, तीन आंखें किसकी होती हैं। कौन से ऐसे देवता हैं जिनकी तीन आंखें मानी जाती हैं? वो कौन है? शिव। यानी कि हमने त्रिलोचन नाम किसको दे दिया? शिव को। तो हमने इसमें त्रिलोचन के माध्यम से किसके बारे में बात की? शिव के बारे में, उनकी विशेषता बताई। यानी कि अन्य पद जो है वो विशेषण होता है, उसकी विशेषता बताई जाती है। देखते हैं। त्रिलोचन, तीन है लोचन जिसके, किसके होते हैं? शिव। तो तीन लोचन किसके माने जाते हैं? शिव। तो क्या आ गया? तीन है लोचन जिसके। अन्य उदाहरण देते हैं। पीतांबर, पीत यानी कि पीले। अंबर, अंबर दो के लिए प्रयोग होता है, एक तो होता है वस्त्र के लिए और दूसरा होता है आकाश। तो यहाँ पर हम बात किसके कर रहे हैं? पीतांबर। पीत यानी कि पीले, अंबर यानी कि जिसके पीले वस्त्र हैं। कौन ऐसा देवता है जो पीले वस्त्र को ग्रहण करता है? तो वो कौन है? कृष्ण। यानी कि पीले हैं, पीत हैं वस्त्र जिसके, या पीले हैं वस्त्र जिसके, किसके? कृष्ण। यहाँ पर क्या हुआ कि जब हमने इसका विग्रह किया तो हमारे पास जो विभक्ति आई वो कौन सी आई? जिसके। हम इसमें यह भी लिख सकते हैं पीत है वस्त्र जिसका, किसका? कृष्ण। जिसका शब्द भी आ सकता है। तो जब इसकी विभक्ति, जब इसको विग्रह किया गया तो कौन सी विभक्ति लगी? जिसके। तो इसका जो पहचान होती है वो यही पहचान होती है कि, माफ़ कीजिएगा, इसकी पहचान क्या होती है? जब हम इसका विग्रह करते हैं तो जिसके आता है और किसी अन्य की विशेषता बताई जाती है, अन्य की बात की जाती है और हम उसके बारे में बात करते हैं जिसको हम कोई नाम दे सकते हैं। यानी कि जिसके बारे में हमें पता है कि ये जो बात की जा रही है, ये पर्टिकुलर, ये पर्सन है, ये चीज़ है, इसके बारे में बात की जा रही है। अगर हमें ये नहीं पता कि ये कौन सी चीज़ है, क्या नहीं है, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, किसकी हम विशेषता बता रहे हैं, तो वो हमारा बहुव्रीहि समास में नहीं आएगा। तो बहुव्रीहि समास में लाने के लिए हमें उसकी विशेषता का पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि जिसका हम बात कर रहे हैं वो कौन है, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं।
तो इसमें क्या होता है, ना तो पूर्व पद प्रधान होता है ना ही उत्तर पद, यानी कि ये दोनों ही पद जो हैं वो प्रधान नहीं होते, बल्कि जो पूरे का पूरा पद है, समस्त पद जो है वो किसी अन्य पद का विशेषण होता है, यानी कि किसी अन्य की विशेषता उसमें बताई जाती है। तो क्या होता है इसमें, त्रिलोचन, तीन लोचन है जिसके, यानी हमें पता है कि तीन आंखें किसकी होती हैं, तीन नेत्र किसके हैं, तो वो क्या है, शिव। तो हमने यहाँ पर शिव के बारे में बात किया, उनकी विशेषता बताई है। तो यानी कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसकी विशेषता का बता रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, बहुव्रीहि समास। और इसको विग्रह करने पर क्या आता है, जिसके, और दूसरा पर्टिकुलर किसी का नाम, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया शिव, यहाँ पे हमने दे दिया कृष्ण। अब समास का चौथा भेद होता है द्वंद्व समास, जो समास का अंतिम भेद माना जाता है। जिस समास में दोनों पद समान हो, यानी कि दोनों ही पद समान हो, एक जैसे हो, और दोनों शब्दों का इसमें मेल होता है, और इसमें क्या लगा होता है, योजक चिन्ह, यानी कि दोनों ही पद जो हैं वो समान होते हैं और इनमें क्या लगा होता है, योजक चिन्ह। अब आप देखिए एग्जाम्पल, देश विदेश, दोनों के बीच में क्या लगा है, योजक चिन्ह, और क्या जब हम इसको विग्रह करेंगे तो क्या आ जाएगा, देश और विदेश। माता पिता, माता और पिता, ये समास में सबसे आसान भेद माना जाता है, माता और पिता। जब हम इसका करते हैं, विग्रह करते हैं, तो इसमें कौन कौन सी विभक्ति आ जाती है, और, या, तथा, इन विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। मतलब यानी कि इसमें इन विभक्ति, ये वाले विभक्ति चिन्ह इसमें आते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब भी हम इसका विग्रह करते हैं तो इसमें और, या, तथा, इन तीनों में से किसी भी एक का प्रयोग होता है, और इसमें क्या लगा होता है, हमारा योजक चिन्ह। देश विदेश, ये हमारे रूटीन में प्रयोग होने वाले शब्द हैं, देश विदेश, ऊपर नीचे, आगे पीछे, ये सब कुछ जो है ये हमारे रूटीन में प्रयोग होते हैं शब्द। तो ये जहाँ पर होता है वहाँ पर क्या कहलाता है, द्वंद्व समास। अब जब हमने बहुव्रीहि समास किया तो एक छोटी सी कंफ्यूजन हमारे दिमाग में आती है कि मैम, जो हमारा इससे पहला वाला समास था जिसमें संख्या आई थी, वो थी कौन सा था, द्विगु समास। तो द्विगु समास में भी तो आपने बोला था कि पहली संख्या होती है, तो इसमें भी तो बहुव्रीहि में भी तो पहली संख्या आ गई, इसमें भी तो ये आ गया तीन, तीन क्या है हमारी संख्या। तो मैडम ये बहुव्रीहि समास कैसे हो गया, होता है, अंतर भी है दोनों में, दोनों की अंतर भी आपको बताऊंगी, लेकिन एक अगली वीडियो में। इसमें तो सिर्फ आज आपको बहुव्रीहि समास के बारे में और द्वंद्व समास के बारे में बताऊंगी। एक बार दोबारा से इनको देख लेते हैं। बहुव्रीहि समास में किसी अन्य के बारे में बात की जाती है, उसकी विशेषता बताई जाती है, और उसमें क्या होता है, जब हम विग्रह करते हैं तो हम किसी अन्य के बारे में बात करते हैं। जैसे तीन है लोचन जिसके, किसके बारे में बात कर रहे हैं, शिव। और जब हम इसका विग्रह करते हैं तो हमारे पास कौन सा विभक्ति आ जाती है, जिसके या जिसका। द्वंद्व समास में क्या होता है कि दोनों ही पद जो है वो समान होते हैं, और इसमें दो शब्दों का मेल होता है। दो शब्दों का मेल कैसे, जैसे कि हम बोलते हैं रूटीन में, देश विदेश, आगे पीछे, ऊपर नीचे, माता पिता, भाई बहन, ये सारे जो है ये क्या होते हैं, दो शब्दों का मेल होता है इसमें, यानी कि ये दोनों शब्दों का मेल है। और इनके बीच में क्या लगा होता है, योजक चिन्ह। जब हम इनका विग्रह करते हैं तो क्या आता है, देश और विदेश, माता और पिता। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से जिस प्रकार से आपको बताया जाता है, आपके लिए जो जो आवश्यक है वो मैंने आपको बता दिया। आपको त्रिलोचन दिया जाएगा मान लीजिए, तो आपको इसको देकर चार ऑप्शन दी जाएंगी। इन चारों ऑप्शंस में से आपने इसको निकालना है कि कौन सा है, और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आप उसमें जो आपका रफ पेज दिया हुआ है उसमें आप इसका विग्रह कीजिए। विग्रह करने के बाद आपको ये पता चलेगा कि इसमें जिसके शब्द आ गए और हम किसी अन्य के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका बहुव्रीहि समास।
यहाँ पर अगर मान लीजिए त्रिलोचन दिया तो आपको बहुव्रीहि समास के साथ साथ कर्मधारय समास भी दिया जाएगा ऑप्शन में, तब आपको इसको तोड़कर देखना होगा, तभी आपको पता चलेगा। सॉरी माफ़ कीजिएगा, द्विगु समास भी दिया होगा, तभी आपको इन दोनों में अंतर पता चलेगा। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में भी जब आपको इसका विग्रह करोगे तो और शब्द आएगा और आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में दिया जाएगा देश विदेश। ये जो है द्वंद्व समास ये बहुत रेयर दिया जाता है क्योंकि इसको करने में कोई परेशानी नहीं होती, आमतौर पर हर एक इंसान इसको कर लेता है, आसान है, समझने में भी आसान है, तो इसमें इतना वो नहीं होता, ये बहुत कम दिया जाता है। बाकी ये जो समास है ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये जो समास मैंने बताए हैं बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास ये आपको समझ में आए होंगे। डिटेल में मैंने आपको इसको बता दिया, पहचान बता दी, सब कुछ आप इसके बारे में बता दिया, तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर ऐसा है तो लाइक कीजिए मेरी वीडियो को, कमेंट्स कीजिए, हर बार बोलती हूँ बहुत ज़रूरी है, शेयर कीजिए जितना आप इसको कर सकते हैं ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा सकें। सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों से करवाइए चैनल को और बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि मेरी आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच सकें। समाज से संबंधित जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके लिंक जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एक नई वीडियो लेकर एक बार फिर से आप लोगों के सामने आऊँगी, तब तक के लिए धन्यवाद।